हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कंप्लीट बायोलॉजी चैप्टर वाइज लेकर आया हूं। एनसीईआरटी का पूरा सार रहेगा ये। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए क्विक रिवीजन रहेगा और कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आज इस पूरे कंप्लीट वीडियो में क्या पढ़ाऊँगा। देखिए, जीवधारियों को वर्गीकरण, सेल कोशिका विज्ञान, जैव विकास, बॉटनी, पारिस्थितिकी, इसके अलावा प्रदूषण, प्राणी विज्ञान, ह्यूमन बॉडी, पोषक पदार्थ और मानव रोग। देखिए, कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग, जीवाणु द्वारा रोग, विषाणु द्वारा रोग, चिकित्सा संबंधी आविष्कार। कहने का मतलब ये है कि इसमें कंप्लीट आपका जो है फ्रेंड्स, कंप्लीट देखिए इस तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। क्विक रिवीजन होगा एग्जाम से पहले। इस वीडियो को जरूर देख कर जाइए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। बस इतना है कि बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अगले 1-1.5 घंटे आप इस वीडियो को देखिएगा। कंप्लीट बायोलॉजी आपका तैयार हो जाएगा, क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए इस क्लास की तो मात्र 11 रुपये में स्पेशल ऑफर चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऑफर केवल 5000 बच्चों के लिए स्टार्टिंग के, उसके बाद इसका रेट कितना हो जाएगा 49 रुपीज़। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से ले लीजिए। इसमें कंप्लीट चैप्टर वाइज जो मैं पढ़ाऊंगा वो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपकी ईमेल में भी अटैच रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप पर दिए गए स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं इस पर मैसेज करिए, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा जीवधारियों का वर्गीकरण और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जीव विज्ञान सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने जीव विज्ञान जो शब्द है इसका सबसे प्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। तो जूलॉजी और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? लिनियस। लिनियस जो है फ्रेंड्स ये आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी एग्जाम में प्रश्न बनता है। कुल मिलाकर मैं लगभग आपको इसमें 1000 समथिंग क्वेश्चन करवाऊंगा फ्रेंड्स, और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है, कार्ले लिनियस की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है? तो इसका नाम है सिस्टेमा नेचर, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है, कार्ले लिनियस की पुस्तक का नाम था ये। अगला है, वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं कि जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। देखिए फ्रेंड, थियोफ्रेस्टस जो हैं ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, यानी जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। देखिए, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर कौन है? अरस्तु हैं, लेकिन जो बॉटनी है इसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है। तो देखिए, वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द वंश का नाम होता है, फिर जाति का नाम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंप्लीट बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट स्टार्टिंग से बेसिक से पूरा मिलेगा। कंप्लीट जो है अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन में करवाऊँगा। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है किसमें? एपीकल्चर में। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहते हैं। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। पीसीकल्चर जो है फ्रेंड्स मत्स्य पालन, ठीक है, मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। फ्रेंड्स, कवकों का जो अध्ययन होता है इसको माइकोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्टडी है ना, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न तो 100% बनते हैं, इसको रट लीजिए आप लोग। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, ठीक है। फ्लावर ऑफ स्टडी ऑफ फ्लावर क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वीडियो प्लीज़ लाइक करें, काफ़ी मेहनत लगती है, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिए फ्रेंड्स, मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ। अगर क्लास अच्छी लगे तो लिखिए यस सर, नाइस क्लास। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्निथोलॉजी। तो फ्रेंड, जो पक्षी होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। यानी वर्ड्स स्टडी को क्या कहते हैं? अर्निथोलॉजी।
कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। नेक्स्ट है, वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी जो है वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी। देखिए फ्रेंड, जो स्नेक, स्टडी ऑफ स्नेक्स क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी। छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख जो वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। बिल्ली का है फेलिड डोमेस्टिका। गाय का है बॉस इंडिकास। मेढक का है राना टिग्रिना। कुत्ता का है कैनिस फेमिलिरिस। मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। आम का है मैंगीफेरा इंडिका। धान का है ओराया सताइवा। मटर का है पीसम सताइबम। सरसों का है ब्रासिका कैंपिस्ट्रिस। ये वैज्ञानिक नाम एक बार आप रिवीजन करिएगा। रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल मात्र मैं ऐसी इतना कम रेट रखा हूँ फ्रेंड्स, 11 रुपये। इससे कम में आपको क्या मिलेगा? 11 रुपये मिनिमम रेट है, ताकि कोई भी बच्चा बिल्कुल ले सकता है इसको। रिवीजन के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके A4 साइज में प्रिंट भी करा सकते हैं आप। प्रिंटेबल फॉर्म में है, प्रिंट आसानी से हो जाएगा और बहुत अच्छे फॉर्म में जो है दिया गया है, ठीक है। रिवीजन के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी हैं? मोनेरा। नेक्स्ट है, पादप व जंतु के बीच की कड़ी है युगलीना, ठीक है। तो पादप व जंतु के बीच का जो कड़ी है वो क्या है? युगलीना है। नेक्स्ट है, शैवाल, मौस, पुष्पी तथा पुष्पी बीजी पौधे किस जगत के हैं? पादप। नेक्स्ट है, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव किस जगत के हैं? ये जंतु जगत के हैं। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? आंसर है काइटिन की। नेक्स्ट है, नीलहरित शैवाल संबंधित है? मोनेरा। अगला प्रश्न, एक कोश की जीव किसके अंतर्गत आता है? प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट है, बहुकोशिकी तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं एनिमिलिया या जंतु में। नेक्स्ट है, पौधे अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग है? पराग कोश। आलू एक प्रकार का क्या है? एक कंद है। आलू एक प्रकार का क्या है? कंद है फ्रेंड्स। हम आलू को क्या खाते हैं? कंद। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वनस्पति नाम है इसका एम्बालिका अफिसिनोलेस। तो अफीम का वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम याद रखिए, एम्बालिका अफिसिनोलिस। नेक्स्ट है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं, मुख्यतः जलीय। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतु जगत यानी जूलॉजी का सबसे बड़ा संघ है। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? आंसर है मोलस्का। ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का संघ का जंतु है। अब हम देखेंगे कोशिका विज्ञान, ठीक है, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में 25 से 30 बार रिपीट हुआ, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, किससे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? सूत्रकणिका। ये जो है वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। फ्रेंड, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में कंटेंट देखना चाहते हैं, हमारा नया चैनल है द सक्सेस इंस्टीट्यूट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो। वहाँ पर ये सारा कंटेंट इंग्लिश में भी आपको दिया जाएगा जल्दी ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने और कब की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो बोतल की कार्क में किया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज। कोशिका का मुख्य भाग क्या है? कोशिका का मुख्य भाग है फ्रेंड्स केंद्रक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, देखिए काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आपका जीके जीएस का कोई ऐसा कोर्स बताइए एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन हो जाए, एनसीईआरटी सार संग्रह। तो मैंने फ्रेंड्स आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस का क्रैश कोर्स बनाया, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन पूरा एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में सेम ऐसे ही पूरा कंप्लीट आपको स्टैटिक जीके, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके अलावा कंप्लीट साइंस मिलेगा आपको, तीनों चैप्टर मिलेगा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण, खेलकूद, कंप्यूटर, अर्थव्यवस्था। तो अगर आपको फ्रेंड्स देखिए केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान का भी कंप्लीट साइंस देखना है तो आप इस कोर्स को बाय करें। अब आप सोच रहे हो रेट इसका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फ्रेंड्स मात्र 149 रुपये इसका रेट है। इतने में तो साइंस की बुक भी नहीं आती फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान देंगे 149 में तो कोई भी बुक भी नहीं आती। 149 रुपये में आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स क्लासेस मिल रहा है फ्रेंड्स मेरे द्वारा, और इसमें पूरी PDF फाइल फ्री तो रहेगी ही। कैसे इसको परचेज़ करना है? हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स। पेड कोर्सेज में जाइएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पेड कोर्स का ऑप्शन है। यहाँ पर माई पेड करने के बाद, पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ना माई कोर्सेज में जाएंगे तो आपको कोर्स शो होने लगेगा, ठीक है। तो इस ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको पेड टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ फाइल काफ़ी सारी मिल जाएंगी, पेड पीडीएफ है, सिलेबस मिल जाएगा एग्जाम को, जॉब अलर्ट, सब कुछ यहाँ पर अपडेट कराया जा रहा है धीरे धीरे। तो इस ऐप को डाउनलोड करिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ऑल एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स को बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है। जैसे ही इसमें फ्रेंड्स 10,000 बच्चे पूरे हो जाएंगे, बहुत जल्द पूरे होने, इसका रेट जो है ना 300 हो जाएगा। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट इसको बाय कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है फ्रेंड, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 7067567024। इस पर आपको कोर्स से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी परेशानी, कुछ भी इंक्वायरी हो, मैसेज करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र। नेक्स्ट है, केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? आंसर है 4। राइबोसोम मिलकर बना है आरएनए प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आंसर है अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होती है? आंसर है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका किसकी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो फ्रेंड्स ये सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? आंसर है पादप। सेल वॉल किसमें पाई जाती है फ्रेंड्स? पादप। अगला प्रश्न है, हरे पौधे की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव और जीव द्रव्य को बाहरी आघात से रक्षा करना। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य का नामकरण किया था। जीव द्रव्य में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना है? 81:19। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है साइटोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, जो कोशिका का अध्ययन है ना, इसको साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तंत्रिका। तंत्र की कोशिका जो है फ्रेंड्स सबसे लंबी कोशिका होती है। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 5 स्टार मार्क। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन तथा श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तारकाय यानी सेंट्रोसोम पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारकाय कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? आंसर है राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहते हैं गाल्जी काय। नेक्स्ट है, स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता लाइसोसोम। तो स्तनधारियों का आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम। पत्तियों का हरा रंग होता है? आंसर है क्लोरोफिल के कारण, यानी पर्णहरित के कारण। पादप की रसोई किसे कहते हैं? हरित लवक को पादप की रसोई कहा जाता है। क्वेश्चन ये रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में, सीजीएल में, एमटीएस में और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 25 से 30 बार रिपीट हुए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर जो आते हैं उनको मैं बताते जा रहा हूँ, आप उनको जरूर याद करिए। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? गुणसूत्रों को। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडित संरचना है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? जेडी वॉटसन तथा क्रिक ने। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए का फुल फॉर्म है। तो डीएनए और आरएनए दोनों का फ्रेंड्स फुल फॉर्म एग्जाम में बार बार पूछ लेता है, याद रखिए। अब देखेंगे हम अगला टॉपिक हमारा जैव विकास व अनुवांशिकी। इस तरीके से मैं आपको फ्रेंड्स कंप्लीटनेस 17 टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। अभी ये तीसरा टॉपिक है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे साइनोबैक्टीरिया जो है फ्रेंड्स ना, ये सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव थे। पक्षियों का विकास हुआ था? आंसर है सरीसृपों में जो है पक्षियों का विकास हुआ था। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था मत्स्य वर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट है, स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था? आंसर है सरीसृपों में। प्राचीन जीवों और पादपों के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। उपर्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? टोटोलॉजी। अगला है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डे व्रीज ने किया था उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? अनुवांशिकी।
ठीक है, जेनेटिक्स। तो जो ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं फ्रेंड्स, क्या कहलाते हैं? अनुवांशिकी। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी। अनुवांशिकता के पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका चुनाव किया था? आंसर है मटर के पौधे का। तो अनुवांशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे का चुनाव किया था। अनुवांशिकी इकाई है जीन की। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। जीन जो है फ्रेंड्स गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये जो हैं सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विडल एवं टैटम ने। ठीक है, विडल एवं रैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? जोहानसन। जोहानसन जो है ये जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा है? डीएनए। डीएनए जो है ये कोशिका में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ हैं। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। तो प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? आंसर है 23। अगला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। मनुष्य में मादा का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XX। अगला प्रश्न, बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है पिता का। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? तो पिता का जो क्रोमोसोम होता है फ्रेंड्स वो उत्तरदायी होता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? वर्णांधता। अगला प्रश्न, शिशु का नेतृत्व स्थापित करने के लिए इनमें में से किस एक तकनीकी का प्रयोग करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट का। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है तो हरा, वर्णांधता वाला जो व्यक्ति इसको लाल रंग हरा दिखाई देता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया व ड्यूटेरानेपिया के रूप में। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण क्या होंगे? तो पुत्रियों के पुत्रों में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल हरा वर्णांधता होने का कारण क्या है? X गुणसूत्रों की वंशागति। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, हीमोफीलिया रोग में गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश में प्रोवाइड कराया जाएगा फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। द सक्सेस इंस्टीट्यूट नाम है हमारे चैनल का। अगला है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। बॉटनी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। पेड़ व पौधों व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। वह वनस्पति विज्ञान फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लेनेटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये पुस्तक याद रखिए। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। झाड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरीन अम्ल। ऑक्सीजन कैसा हार्मोन है? आंसर है पादप। ऑक्सीजन पादप हार्मोन है। तने की वृद्धि मापने में प्रयोग होता है ऑक्जेनोमीटर। जो तने की वृद्धि कैसे मापते हैं? ऑक्जेनोमीटर से। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम के नाम से। क्लोरोफिल में उपस्थित होती है, आंसर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होती है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, आंसर है पानी से। देखिए फ्रेंड, जो प्रकाश संश्लेषण इसकी क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? पानी से। दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु कौन है? राइजोबियम। नेक्स्ट है, नारियल में प्रकीर्णन कैसे होता है? आंसर है पानी द्वारा। देखिए फ्रेंड, नारियल में जो प्रकीर्णन होता है वो पानी द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जिन फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। सत्य फल के एग्जाम्पल कौन कौन से उदाहरण? सेब, कटहल, नाशपाती। ये क्या है? सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? सेब, कटहल, नाशपाती। ठीक है, तो सत्य फल हमने देखा, जिन फल का निर्माण केवल अंडाशय में होता है उन्हें क्या कहते हैं? सत्य फल।
प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, लाल प्रकाश में सर्वाधिक जो है प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। नेक्स्ट है, जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है जाइलम। तो यानी कि जल जो है इसको जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। भोजन को पत्तियों से जड़ तक पहुंचाता है फ्लोएम। जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? जैमिया पिग्मिया। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोकने में सहायता करता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है मृदा अपरदन रोकने में सहायता करता है ये। नेक्स्ट है, दूध से दही बनने में सहायक होता है। आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनने में सहायक होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया दूध से दही जमाने वाला जो बैक्टीरिया होता है ना, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। जो दही जमता है और दही में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो गुड बैक्टीरिया, वो है लैक्टोबैसिलस। ठीक है फ्रेंड, तो ये याद रखिए। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आंसर है लुई पास्चर ने। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सोयाबीन। सोयाबीन जो है फ्रेंड्स प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। वह पौधा जिसमें पुष्प व बीज नहीं होता क्या कहते हैं? अपुष्पी पौधा कहते हैं जिसमें पुष्प व बीज नहीं होता। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? सिकोया है। सबसे बड़ा बीजांड होता है किसमें? साइकस में जो है सबसे बड़ा बीजांड होता है। कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधे से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन। तो कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधे से मिलकर लाइकेन बनता है। अफीम प्राप्त होती है कच्चे फलों के लेक्टस से। अफीम जो होती है ना, ये कच्चे फलों के लेक्टस से प्राप्त होती है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस मेगाथीरियम। ये जो है तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया है। चावल व गेहूँ किस मूल के पौधे हैं? सोलेनेसी। ये चावल गेहूँ किस मूल के पौधे हैं? सोलेनेसी। जड़ की क्रियाओं में उपस्थित लवण को क्या कहते हैं? तो जल की क्रियाओं में उपस्थित जो लवण होते हैं उनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट है, गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनता है? आंसर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोग से गन्ने की चीनी बनता है। किससे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला प्रश्न, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है? आंसर है एथिलीन। एथिलीन जो है ये एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है CO2। CO2 को हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो है माना जाता है CO2 को। अगला प्रश्न, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। मरुस्थलीय पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट जो है मरुस्थलीय पौधे के अध्ययन को कहते हैं। पत्तों में वर्ण हरित होता है? आंसर है कोशिका में। सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया जो है सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा है। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम में सबसे लंबा गुणसूत्र होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है? आंसर है शैवालों में। शैवालों में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी इसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ना है तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम हमारे क्या है? ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 149 रुपये रेट इसका मात्र स्टार्टिंग के 10,000 बच्चों के लिए रखा गया है। ये जो है 8,000 लगभग बच्चों ने परचेस कर लिया। 2,000 और सीट है, शायद 1-2 दिन में भर जाए। उसके बाद इसका रेट जो है फ्रेंड्स इस कोर्स का 499 हो जाएगा। उससे पहले आप इस कोर्स को जरूर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप बाय करिए, पढ़िए, भरोसा करिए, काफ़ी अच्छा कोर्स है। इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट आपको पूरे हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके बताइए, पूरा कंप्लीट इसी में मिल जाएगा 149 रुपये में। तो ऐसे कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इस कोर्स को जरूर बाय करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ से पेमेंट करिएगा और आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा मात्र 149 में। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? लेमना जलीय पौधा है। ठीक है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफ्लेसिया। अगला है, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती जो है ये शोषण करता है। नेक्स्ट है, सिनकोना वृक्ष के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? आंसर है तने की छाल से। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोल्स। कॉर्टिकोल्स जो है फ्रेंड्स ये वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। अगला है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है कोलकाता में जो है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर स्थित है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क करना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। अगला प्रश्न,
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है देहरादून में। किसके कारण फूलों में रंग होता है? एंथोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तने से। पौधे के जो है तने से हल्दी पाया जाता है। पौधे जो खारे पानी से पैदा होते हैं क्या कहलाते हैं? हाइलोफाइट्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? जल रंध्र यानी हाइडेथोड। नेक्स्ट है, हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है फ्रेंड्स, जितने भी हरे मतलब हरे फल हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से जो पकाने में प्रयुक्त होता है वो होता है एसिटिलीन। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है अरुद्भिद से। फर्न पौधा किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। आलू का बदला हुआ रूप क्या है? तना। हम आलू को क्या खाते हैं? तना खाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में कौन सा शैवाल उगाते हैं? क्लोरेला। ठीक है। नेक्स्ट है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी जो है कवकों के अध्ययन को कहते हैं। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जलीय पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं? जल में घुली CO2 से। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य, क्लोरोफिल। ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पौधे की आयु का निर्धारण विधि कहलाती है डेंड्रोलॉजी। ठीक है। डेंड्रोकोलॉजी जो है ये पौधों के आयु के निर्धारण की विधि कहलाती है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सीन हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं। ऑक्सीजन का निर्माण होता है पौधे के ऊपरी भाग में। अगला है, बौने पौधों को लंबा करना फूल बनाने में मदद करता है। तो ये जो है निब्रेलिन्स हार्मोन जो है बौने पौधे को लंबा करना फूल बनाने में मदद करना जो है ये मदद करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति कोश का विभाजन व विकास में मदद करती है। साइटोकाइनिन। अगला है, पौधे में RNA एवं प्रोटीन बनाने में सहायक हार्मोन है साइटोकाइनिन। वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? एब्सिसिक एसिड। तो वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? एब्सिसिक एसिड को। अगला है, पौधे में एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में होता है एथिलीन। एथिलीन जो है पौधे में एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस जो है ये फूलों को खिलाने वाला हार्मोन्स होता है। पौधों में जख्म भरने का काम करता है ट्राउमैन। तंबाकू की पत्तियों में होने वाले रोग का कारण क्या है? टोबैको मोजैक वायरस। लौंग प्राप्त होती है फूल की कली से जो है ये लौंग प्राप्त होती है फ्रेंड। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग जो हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, पूछता है कि हम नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पासन खाते हैं। ठीक है, पूछ लेगा आपसे पपीता का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो मध्य फल वित्ती जो है खाने योग्य भाग होता है। इस तरीके से चलिए देखते हैं। सेब का खाने योग्य भाग है पुष्पासन। नाशपाती का है पुष्पासन। आम का खाने योग्य भाग है मध्य फल वित्ती। अमरूद का है फल वित्ती और बीजांडसन, क्योंकि हम उसका बीजा भी खाते हैं। अंगूर का फल खाने योग्य भाग है फल वित्ती बीजांडसन। पपीता का है मध्य फल वित्ती। नारियल का हम खाते हैं भ्रूण पोषण। केला का हम कौन सा भाग खाते हैं? मध्य एवं अंतःवित्ती। गेहूं का हम खाते हैं भ्रूण पोषण एवं भ्रूण। काजू का हम खाते हैं पुष्पवृत्त और बीजपत्र। लीची का हम भाग खाते हैं एरिल। चना का हम भाग खाते हैं बीजपत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का कौन सा भाग खाते हैं? बीजपत्र एवं भ्रूण। सहतूत का हम रसीले परिदल पुंज जो है भाग खाते हैं। कटहल का हम परिदल पुंज भाग खाते हैं। नारंगी का हम जूसी हेयर जो है खाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न जो रोग होते हैं और लक्षण क्या है, किस तत्व की कमी से होते हैं, ये भी देखेंगे। ठीक है, पूरा लक्षण और किस तत्व की कमी से होते हैं देखने वाले हैं। देखिए, आम एवं बैगन में लिटिल लीफ ये किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से। फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि नींबू में डाई बैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आपको बताना है तांबा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनते हैं। नींबू में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी से होता है? तांबा से। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से होता है? बोरोन से। मटर में मार्स रोग किस कमी से होता है? मैग्नीज से। लीची में पत्ती जलना किस कमी से होता है? पोटेशियम। धान में खैरा रोग किस कमी से होता है? जस्ता से। नेक्स्ट है, आलू का ब्लैक हट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? भंडार में O2 की कमी के कारण। आंवले में निक्रोसिस किस कमी के कारण होता है? बोरान के कारण। सलजम में वाटर कोर किस कमी के कारण होता है? मैग्नीज के कारण। गाजर में कोटर स्पॉट किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। मक्का में वाइट बड किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता के कारण। चुरहट
चुकंदर में हॉट स्पॉट किसकी कमी कारण होता है? बोरान के कारण। हमारा अब अगला टॉपिक है, यहाँ पर हमने बॉटनी के कंप्लीट जो फ्रेंड देखा, लगभग 150 से ऊपर प्रश्न हमने देखे। अब हम देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी हम देखने वाले हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर है 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण पारित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? रिटर ने। पारिस्थितिकी निम्न के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाता है, जीव व वातावरण के बीच जो है पारिस्थितिकी ये संबंध दर्शाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? आंसर है टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। नेक्स्ट है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपरदन। अगला प्रश्न, मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वाले ज्वारी वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? राइजोफेरा जो है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उत्पादक जो है, ऐसे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। वे घटक जो उत्पाद द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण कौन कौन से हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है गाय, भैंस, बकरी आदि। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। तृतीय उपभोक्ता कौन है? बाघ, शेर, चीता आदि। तो उदाहरण से आप समझ गए होंगे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कवक व जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अपघटक के अंतर्गत। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? जल हाइसिंस। अगला टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स प्रदूषण। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम से क्या तात्पर्य है? कणिकीय पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है फरीदाबाद, हरियाणा में। अगला प्रश्न, 3 दिसंबर 1984 2 या 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको हम देखिए, इसका जो है मिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स याद रखिए, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो है लीक हुई थी 2 या 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स 5 स्टार मार्क करना आप, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अमोनिया आदि जो हैं ये वायु प्रदूषण के प्रमुख जो है रीज़न है। अगला प्रश्न देखिए, सिंपल क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ओजोन डे 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप ये पूरा देख पा रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है फ्रेंड्स। ऑल एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका एक कमेंट जो है हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। ये पूरा कंप्लीट फ्री क्लास है, इसको आप मोटिवेट करिए कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें इस वीडियो को अपने मित्र के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब ध्वनि 80 dB से ऊपर हो, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है शहरीकरण से। जल प्रदूषण की जांच की जाती है, आंसर है BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण कब होता है? जब जल में O2 की मात्रा कम होती है। वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा होता है 60% वाहनों के धुएं, सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है किससे? वाहनों के धुएं से। ज़मीन से निकलने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है ज़मीन से निकलने वाले ईंधन को। अगला है, सबसे हानिकारक प्रदूषित गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हानिकारक प्रदूषित गैस मानी जाती है। अम्लीय वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है।
ग्रीन मफल का इस्तेमाल करते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। रेडियो एक्टिव से कहाँ प्रदूषण होता है? जल, वायु, जमीन, तीनों में। सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? स्ट्रोनियम है, स्ट्रोनियम 90। नेक्स्ट है, जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषित किस श्रेणी में आता है? एरोसॉल से। जेट प्लेन में धुएं से गैसें होती हैं, CFC या N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होता है, इससे त्वचा कैंसर होता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं। हरित गैस कौन सी है? CFC, CO2 और NO2। ग्रीन हाउस की सबसे मुख्य गैस कौन सी है? CO2 है। किस प्रदूषण के कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? शीशा के कारण जो है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा प्रदूषण मनुष्य के रक्तदाब को बढ़ाता है या हृदय रोग पैदा करता है? कैडमियम। कैडमियम जो है ये प्रदूषण मनुष्य के रक्तदाब को बढ़ाता है, हृदय रोग पैदा करता है। लोहे की खान में काम करने वाले मजदूर किस कारण रोग से ग्रसित होते हैं? सिलिका के कारण। अगला टॉपिक है हमारा प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, इसको कहते हैं जूलॉजी कहते हैं। चलिए देखते हैं, जंतुओं एवं उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं? संघ प्रोटोजोआ में। संघ पेरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। अगला है, संघ पेरिफेरा के उदाहरण है साइनस, मथेनिया, स्पंज आदि। संघ सिलिट्रेटा कैसे प्राणी होते हैं? जलीय द्विस्तरीय। संघ सिलिट्रेटा प्राणी के कुछ उदाहरण कौन से? हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा आदि। केचुआ किस संघ का प्राणी है? संघ एनिलिडा का। केचुए में हृदय होता है, 4 जोड़ी होता है। अगला है, आर्थ्रोपोडा संघ की देह गुहा कहलाती है हीमोशील। आर्थ्रोपोडा प्राय होते हैं एक लिंग व निषेचन शरीर के अंदर होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा आदि। कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कक्ष होते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी प्राय होते हैं समुद्री। अगला प्रश्न है, घोंघा व सीधी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? संघ मोलस्का के अंतर्गत। अगला है, संघ इकाइनोडर्मे के कुछ उदाहरण क्या हैं? जेलीफिश, शेलफिश, क्राईफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, शेयरफिश, टेकफिश, रेजरफिश, ब्रिटल स्टार आदि क्या हैं? संघ इकाइनोडर्मे के एग्जाम्पल हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? संघ कार्डेटा के। सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि जो है ये सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा, ये जो है विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। उड़ ना सकने वाले पक्षी कौन से? कीवी और एमू। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, ये जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। स्तनधारी वर्ग में सबसे ज़्यादा तापमान किसका होता है? बकरी का, 39 डिग्री सेल्सियस इसका होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है तापमान इसका होता है बकरी का स्तनधारी वर्ग में। स्तनधारी वर्ग कितने उपवर्गों में बांटा गया है? 3। कौन कौन से? प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया। अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं प्रोटोथीरिया, एकिडना, प्लेटिपस। अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं तो ये होते हैं मेटाथीरिया यानी कंगारू। पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं यूथिटी यानी मनुष्य। उपकला ऊतक के क्या कार्य हैं? यह शरीर के अतरंगों को चोट से बचाता है। संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? शरीर के अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस, कूल्हा की मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियस। अगला है, तंत्रिका ऊतक को और किस नाम से जानते हैं? आंसर है चेतना ऊतक से। मानव रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है मानव रक्त। मानव रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? लगभग 7%। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 क्षारीय होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? आंसर है 5 से 6 लीटर एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा होती है। देखिए रक्त जो है प्लाज्मा और रुधिराणु देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो प्लाज्मा है रक्त की अजीवित तरल भाग है और रक्त का 55 से 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल और 7% भाग प्रोटीन, 0.9% लवण व शेष भाग ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन व हार्मोन्स के अन्य भागों में पहुंचाना। जबकि रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स का बात करें तो यह रक्त का शेष 45% भाग है। इसके 3 भाग होते हैं, एक है लाल रक्त कणिका यानी RBC, दूसरा है WBC श्वेत रक्त कणिका, तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाणु।
अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड कॉर्पस के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, आरबीसी की मृत्यु होती है यकृत, लीवर व प्लीहा स्प्लीन में। आरबीसी के में केंद्रक नहीं होता है, अपवाद है। ऊंट एवं लामा में जो है अपवाद है, केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। रक्त का लाल रंग होता है हीम नामक रंजक के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा? हीमेटीन। शरीर में रक्त क्षीणता हो जाती है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। अगला है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले जाना आरबीसी का मुख्य कार्य है। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है हीमोसाइटोमीटर से। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड श्वेत कणिका। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? आंसर है 2 से 4 दिन का। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आंसर है रक्त में ही है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या? रोगों को संक्रमण से बचाना है, तो शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है। नेक्स्ट है रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स जीवन काल कितना होता है? आंसर है 3 से 5 दिन का। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना इसका मुख्य कार्य होता है। रक्त बिंबाणु का मुख्य गुण क्या है? इसमें केंद्रक नहीं होता और निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डेंगू ज्वर होने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। रक्त हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है तथा शरीर की रोगों से रक्षा करता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन जो रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन है। मानव में रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की थी मानव में रक्त समूह की खोज यानी ब्लड ग्रुप की खोज। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? आंसर है 4 प्रकार के। किसी रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, तो जो ओ ब्लड ग्रुप है इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं? एबी रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है एबी ब्लड ग्रुप होता है। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। रक्त वर्ग की खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल कब मिला था? 1930 में। अगला है, शरीर का रुधिर बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट कोशिकाएं। अगला है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? थ्राम्बोसाइट से। रुधिर को किस तापमान पर रखा जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी के अंतर्गत इसको आता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितनी रुधिर दान कर सकता है? आंसर है 450 ml यानी 1 यूनिट। नेक्स्ट है, शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का शरीर में वहन करती है क्रमशः शिराएं व फुफ्फुस शिरा। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसको कहते हैं? विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80। ये जो है मनुष्य का औसत एवरेज ब्लड, ठीक है, ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो है ह्यूमन का एवरेज कितना होता है? 120/80। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या है? यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला जो मशीन है वो क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मानव शरीर के तंत्र, ह्यूमन बॉडी कंप्लीट जो है देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आंसर है मुख से। मनुष्य में लार ग्रंथि में निकलने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? टाइलिन। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। अमाशय में भोजन लगभग रहता है 4 घंटे। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरेथिक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। अमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन व रेनिन। लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के। मनुष्य की पाचन नली कितने फीट की होती है? 32 फीट की। अस्थियों व दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है कैल्शियम फास्फेट। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। अमाशय में जाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आंसर है पेप्सिन। अमाशय ग्रंथि की पेप्सिन स्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं? मुख्य कोशिका। किस पाचन अंग में अम्ल होता है? अमाशय में। कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में रहता है।
मवेशी घास निगलने के बाद कहाँ संग्रहित करते हैं? प्रथम अमाशय में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलित परिवेश कौन सा है? अम्लीय है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोस में बदलता है? पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? आंसर है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसीन, लैक्टोज। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? केसीन है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अक्सर अपना आकार बदल लेते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड के कारण। मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। मुख यानी मंड स्टार्च शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? कीरेटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रजा अंकुर कहते हैं? छोटी आंत। अगला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर है छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित होते हैं? छोटी आंत में। सिग्मोइड कोलन इसका एक भाग है? बड़ी आंत का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है लीवर। लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत है। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करते हैं? यकृत। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? आंसर है यकृत। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत यानी लीवर। ये जो है ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में। ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? आंसर है यकृत में। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है यकृत को। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? आंसर है यकृत के संक्रमण से। किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है? आंसर है यकृत में पित्त का उत्पादन होता है। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? आंसर है पित्ताशय में। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? आंसर है अग्नाशय। इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा बनता है? आंसर है अग्नाशय द्वारा। पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन द्वारा उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग व बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? ये सर है हार्मोन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। निम्न में से किस कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? आंसर है बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? आंसर है पैंक्रियास। पैंक्रियास की खराबी से क्या होता है? डायबिटीज़। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? यूरोबिलिन। तो यूरोबिलिन के कारण जो है मानव मल पीला होता है। किस भाग में पाचक व श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? ग्रसनी में। अगला प्रश्न है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन को स्वादिष्ट बनाना आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों मानते हैं? अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। प्रोटीन व पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड व अमीनो अम्ल में परिवर्तित कौन करता है? इरिप्सिन। नेक्स्ट है, मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने वाला कार्य करता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है? आंसर है लाइपेज। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? आंसर है छोटी आंत में। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहते हैं? स्वाद कलिया। नेक्स्ट है, जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? मीठे का। जीभ के पश्च भाग से स्वाद का ज्ञान होता है? आंसर है कड़वे का। जीभ के बगल वाले भाग से कैसे स्वाद का आभास होता है? आंसर है खट्टा का। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? आंसर है दांत का एनेमल। ये जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला प्रश्न, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर है ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अगला प्रश्न, दांतों की थेरेपी कहलाती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT। दांतों की थेरेपी क्या कहते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट।
दांतों में कठोरता किसके कारण होता है? सर है कैल्शियम के कारण जो है दांत कठोर होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4। कौन कौन से? कृंतक, रुदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। 4 प्रकार के होते हैं दांत। मनुष्य में दांतों का दंत सूत्र क्या है? 2 1 2 3। मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत आते हैं? दुधिया दांत और स्थायी दांत, 2 प्रकार के दांत आते हैं। दांत के ऊपरी हिस्से का चमकीला भाग क्या कहलाता है? आंसर है इनेमल। तो दांत का जो ऊपरा हिस्सा जो आप देखते हैं चमकीला भाग है, इनेमल कहलाता है। मनुष्य के लार में होता है 99% जल और 1% एंजाइम। लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है? टाइलिन और लाइसोजाइम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? आंसर है यकृत में। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? सर है यकृत में। पित्त क्या है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य जिसका पीएच मान 7.7 है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? आंसर है विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? आंसर है 4 कोष्ठों का मानव हृदय बना होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका को क्या कहते हैं? वेन यानी शिरा। तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी यानी आर्टरी। शिरा में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? आंसर है अशुद्ध रक्त। धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है? आंसर है शुद्ध रक्त, O2 युक्त। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है? आंसर है 72 बार। मनुष्य की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। हृदयघात कब होता है? आंसर है कोरोनरी धमनी में जब रुकावट हो तब क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? आंसर है 120/80 यानी 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। ठीक है, ये जो है सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? आंसर है थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन। ये जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं कौन सी है? लिम्फोसाइट्स जो है लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? शरीर के हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर को रोगों से रक्षा करना लिम्फोसाइट का कार्य है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? आंसर है एल्यूमिन। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी है? आंसर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की निस्पंदन इकाई है। मानव शरीर का कौन सा अंग जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है? आंसर है गुर्दा। गुर्दा जो है मानव शरीर के जो है गुर्दे के लिए जल के लिए संतुलन इकाई कौन सा है? गुर्दा। नेक्स्ट है मूत्र कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनियों में मूत्र बनता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? आंसर यूरोक्रोम के कारण। जो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी है? डाययूरेटिक। तो डाययूरेटिक जो है ये मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है। मूत्र होता है ये अम्लीय होता है, इसका pH 6 होता है। ठीक है, 6। वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थों को मूत्र के रास्ते बाहर निकाल देना जो है वृक्क का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचलन, समन्वय कौन करता है? अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र। अगला है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक को कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका यानी न्यूरॉन। जन्म के बाद ये जो है न्यूरॉन ऊतक कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। 90 सेंटीमीटर होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनियल। ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। अगला है ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है जो कि मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? सेरेब्राइनल द्रव। ठीक है, तो ब्रेन के ऊपर ये कौन सी ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली जो है कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क के बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये है सेरेबाइस्पाइनल द्रव। क्या नाम है? सेरेबाइस्पाइनल द्रव। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है तो है ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है।
नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में याददाश्त स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये सेरिब्रम है, ये जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, इसमें याददाश्त स्मरण शक्ति आदि जो है कंट्रोल होता है सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क में भूख प्यास नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये यही जो है एहसास कराती है कि हमें भूख लग रही है प्यास लग रही है नींद, ये जो है ह्यूमन ब्रेन में यही हाइपोथैलेमस का काम होता है। ठीक है, और जो आप याद कर रहे हैं स्मरण शक्ति वगैरह या मेमोरी वगैरह सेरिब्रम। ठीक है, मानव मस्तिष्क में ठंड व गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ये जो है ताप नियंत्रण करता है। अगला है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होता है? मस्तिष्क के आधार पर। मस्तिष्क को मेरुदंड में कौन जोड़ता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो है मस्तिष्क को मेरुदंड में जोड़ता है। मानव मस्तिष्क में गुस्सा खुशी का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये ह्यूमन बॉडी को जो संतुलन बनाए रखने में सहायक करता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर है 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आंसर है फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? आंसर है 639। 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में कुल होती हैं। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 29। तो मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? 12। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आंसर है टांग में। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है? आंसर है ऊपरी भुजा में। किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो सांप जो है ना, इसमें पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट किस में पाए जाते हैं? आंसर है उपास्थि में कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। ओडोंटोलॉजी अध्ययन करते हैं, दांतों का अध्ययन करते हैं ओडोंटोलॉजी में। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है बोन में। नेक्स्ट है घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है पटेला। अगला है किसमें बाह्य कंकाल नहीं होता? एम्फीबिया में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? आंसर है टांग में। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए। कंधे व कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? बाल व सॉकेट ज्वाइंट। तो कंधे व कमर के जोड़ को क्या बोलते हैं? बाल व सॉकेट ज्वाइंट। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम जो है मानव हड्डी का मुख्य घटक है। कॉलर की हड्डी को और किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल नाम से। मानव शरीर में सैडल जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है? बहिर्जधिका। अगला है अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 80 होती हैं। शरीर की सबसे लंबी व भारी हड्डी का नाम क्या है? जांघ की हड्डी जो है शरीर की सबसे लंबी व भारी हड्डी है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य क्या करता है? लिंगामेंट। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। फेफड़े का बाहरी आवरण बना होता है? आंसर है प्लूरल झिल्ली को। ये जो फेफड़े का बाहरी आवरण बना होता है प्लूरल झिल्ली। कुछ जंतुओं में नीला रुधिर होता है, क्यों? हिमाइसिन के कारण। मानव शरीर में श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़ा जो है मानव शरीर में श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क किस नाम से होता है? ऑब्लांगेटा से। ऑक्सीजन की कमी कहलाती है अनेक्सिया। अनेक्सिया जो है ऑक्सीजन की कमी कहलाती है। मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता होती है 4500 ml। श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा होती है एपिस्नोरिस द्वारा। वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी थी? क्रेब्स ने। स्तनियों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? आंसर है एल्विलाई में। अगला है मानव की सामान्य श्वास दर होती है 16 बार प्रति मिनट जो है मानव की सामान्य श्वास दर होती है। नेक्स्ट ऑक्सीजन का परिवहन होता है सर है आरबीसी से। अगला प्रश्न रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आहार नली व श्वास नली जहां आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं? सर है ग्रसनी। श्वसन के दौरान ली गई गैस को शरीर में कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है।
अनाक्षी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर है 2। श्वसन दर को किस यंत्र से नियंत्रित करते हैं? आंसर है स्पायरोमीटर। जो श्वसन दर है इसको किस यंत्र से मापा जाता है? स्पायरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अगला है, सिगरेट व धूम्रपान से फेफड़ों में कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है एम्फाइसमा रोग। ठीक है, एम्फाइसमा जो है फेफड़ों में रोग हो जाता है धूम्रपान और सिगरेट से। अब हमारा अगला टॉपिक है पोषक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वह पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं में संचालन व संपादन में आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 4 प्रकार के। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहते हैं वह पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि को ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ कहते हैं। उपापचयी नियंत्रक पदार्थ वे होते हैं वे जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण, जल आदि। नेक्स्ट है, शरीर में वृद्धि का निर्माण पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन। अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वे पोषक पदार्थ जो शरीर में अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:1। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 4.2 कैलोरी। शरीर में ऊर्जा की सर्वाधिक आपूर्ति कहाँ से होती है? कार्बोहाइड्रेट से 50 से 75%। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था कौन सी है? मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड के उदाहरण है ग्लूकोज, लैक्टोज, मैंटोज, ट्राइओज आदि क्या है? मोनोसैकराइड के उदाहरण है। डाइसैकराइड कैसे बनता है? समान या भिन्न मोनोसैकराइड के 2 अणुओं के संयोजन से। एक सैकराइड कैसे बनता है? जैसे माल्टोज, सुक्रोज, काइटिन आदि। पॉलीसैकराइड्स के उदाहरण कौन से? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन से? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम आदि क्या है? कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या हैं? विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना। देखिए, प्रोटीन का मुख्य गुण क्या है? यह जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। यह मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन होता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर का मरम्मत दोनों कार्य करता है। नेक्स्ट है, प्रचुरतम मात्रा में प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सोयाबीन और मूंगफली से। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 50। 10 शरीर स्वयं बनाता है और 10 भोजन से प्राप्त होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये कोशिका जीव द्रव्य व ऊतक निर्माण में भी भाग लेते हैं। वसा क्या है? ये ग्लिसरॉल एवं बसी अम्लों का एस्टर है। वसा कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, संतृप्त व असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा का उदाहरण क्या है? मछली का तेल, वनस्पति तेल क्या है? असंतृप्त वसा का उदाहरण है। संतृप्त वसा अम्ल के उदाहरण कौन से? नारियल का तेल, ताड़ का तेल, ये क्या है? संतृप्त वसा अम्ल के उदाहरण है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 कैलोरी। अगला है, शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। देखिए, वसा के प्रमुख कार्य क्या हैं? ये शरीर में जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। वसा की अधिकता से हृदय की बीमारी और रक्तचाप जाता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था 1911 में। विटामिन शरीर में क्या कार्य करते हैं? शरीर के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी व सी क्या है? जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन ए, डी, ई के क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब हम देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग व स्रोत। ठीक है, स्रोत क्या है? कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए देख लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम देखने वाले हैं। तो रासायनिक नाम है रेटिनाल। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, संक्रमणों को खतरा रहता है और जीरोथैलेमिया रोग होता है। तो इनका रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके स्रोत क्या हैं? तो देखिए, विटामिन ए का स्रोत है अंडा, दूध, पनीर, हरी साग, सब्जी, मछली युक्त तेल, ये सब क्या है? विटामिन ए का स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? बेरी, और इसका स्रोत है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल या कृत अंडा एवं सब्जियां।
देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड, थायमिन है। तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, इसके जो स्रोत हैं खामीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध। विटामिन B3, इसका जो रासायनिक नाम है वो है निकोटिनैमाइड या फिर नियासिन। ये जो है विटामिन B3 का नाम है, ठीक है। इसका कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा है, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम। ये जो है इसका स्रोत है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। ये जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम याद रखिएगा निकोटिनैमाइड या फिर नियासिन। नेक्स्ट है विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से बाल का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। इसका स्रोत है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन B6, रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, त्वचा रोग। इसका स्रोत है यकृत, मांस, अनाज। ये सब इसके स्रोत हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। इसका स्रोत है मांस, अंडा या यकृत, दूध, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B1, विटामिन B11, इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। ये एनीमिया, पेचिश रोग, इसकी कमी से होता है। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम, ये सब क्या है इसके स्रोत हैं। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से होता है एनीमिया, पांडु रोग। इसका स्रोत है मांस, कलेजी, दूध। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C, इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कारबिक एसिड। इसकी कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। इसका स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज इत्यादि। नेक्स्ट है विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से होने वाले रोग है रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स होता है, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसका स्रोत है मछली युक्त तेल, दूध, अंडे। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना। इसके स्रोत है पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। नेक्स्ट है विटामिन F, इसकी कमी से रासायनिक नाम इसका है फिलोक्विनोन। इसकी कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना। टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है। देखिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भवती महिलाओं में प्रायः किसकी कमी होती है, कैल्शियम और आयरन की। नेक्स्ट है हमारे शरीर में भार का कितना प्रतिशत है, तो हमारे शरीर में भार का कितना प्रतिशत जल है, तो 65 से 75% जो है जल है। पीने के पानी में किस विष के कारण कैराटेसिस नामक बीमारी होती है, आर्सेनिक विष के कारण। न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। अगला, एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा होती है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर है हैदराबाद में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर है मैसूर में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर है लखनऊ में। शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण आती है, सर लैक्टोज। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। अब देखेंगे हम ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। इस टॉपिक से ही 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं, इसको आप पूरा याद करिए। देखिए पहला क्वेश्चन, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी, लेबरन ने। मलेरिया रोग से क्या होता है, रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं और रक्त में कमी आ जाती है। मलेरिया के उपचार में दिया जाता है क्लोरोक्विन, कुनैन, पेलोड्रीन आदि। नेक्स्ट है कालरा व टीबी के जीवाणु खोज किसने की, आंसर है रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टीके व दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज। बच्चे की डीपीटी टीका दिया जाता है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस रोग में प्रतिरक्षी के लिए डीपीटी टीका दिया जाता है। अब हम देखेंगे मानव में परजीवी द्वारा होने वाले जो रोग हैं फ्रेंड्स, परजीवी है ना, यानी कि परजीवी द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए मलेरिया जो है प्रभावित अंग है तिल्ली एवं आरबीसी, इसका परजीवी है प्लाज्मोडियम, ठीक है। वाहक मच्छर है मादा एनोफिलीज, उसमें लक्षण है ठंड के साथ बुखार। नेक्स्ट देखिए हमारा पायरिया। पायरिया प्रभावित अंग है मसूड़ा, इसका जो पैरासाइट यानी परजीवी हुआ है एंट अमीबा जिंजवेलिस, ठीक है। लक्षण है मसूड़ों से रक्त का निकलना। अगला है सोने की बीमारी, इसका प्रभावित अंग है मस्तिष्क, इसका जो पैरासाइट है वो है ट्रिपेनोसोमा इसका नाम है, और ये वाहक मच्छर इसका सीसी मक्खी, बहुत नींद के साथ इसमें बुखार आती है। अगला है पेचिस, प्रभावित अंग है आंत, इसका परजीवी है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका,
इसमें श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होता है। नेक्स्ट है काला जार, अस्थि मज्जा से प्रभावित होता है, इसका परजीवी है लीशमैनिया डोनावानी, इसका जो वाहक मच्छर है वो बालू मक्खी, लक्षण है तेज बुखार। अगला है, अब हम देखेंगे जीवाणु, यानी इसमें जो है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग जो है हम देखने वाले हैं। तो देखिए बैक्टीरिया इसको कहते हैं हम जीवाणु को, और बैक्टीरिया देखिए, तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाले जो रोग हैं, देखिए बीमारी देखेंगे, प्रभावित अंग देखेंगे, जीवाणु का नाम और लक्षण देखेंगे। टिटनेस बीमारी जो इससे प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। इसमें तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना ये होता है। नेक्स्ट है हैजा प्रभावित अंग, इसमें क्या होता है, देखिए हैजा से जो प्रभावित अंग है वो है आंत, जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी, इसमें लक्षण है लगातार दस्त और उल्टियाँ होना। नेक्स्ट है टाइफाइड का प्रभावित अंग है आंत, इसका जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, इसके लक्षण है तेज बुखार, सिर दर्द। नेक्स्ट है क्षय रोग यानी कि टीबी, इसका प्रभावित अंग है फेफड़ा, इसका जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका लक्षण है बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, इसका प्रभावित अंग है श्वास नली, जीवाणु का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इसका लक्षण है सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना। नेक्स्ट देखिए प्लेग प्रभावित अंग है फेफड़ा और दोनों पैरों के बीच काराव, इसका जीवाणु का नाम है पास्टरेला पेस्टिस, इसका लक्षण है बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ। नेक्स्ट है काली खांसी प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र, जीवाणु का नाम है हीमोफिलिस परटूसिस, इसमें लक्षण है लगातार खांसी आना। नेक्स्ट है निमोनिया प्रभावित अंग है फेफड़ा, इसका जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, लक्षण है डिप्लोकोकस। देखिए इसमें जो इसका जो लक्षण है यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, मैं आपको लक्षण बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, निमोनिया के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें देखिए बुखार होती है, कपकपी होती है और सांस लेने में तकलीफ, साथ ही खांसी और हरा पीला खूनी बलगम इसमें आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोढ़ से तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है, इसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसमें शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं, तंत्रिकाएँ प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा गोगोनोरिया, इसमें प्रभावित अंग मूत्र मार्ग, इसका जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोगोनेरियाई, इसमें मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट है सिफिलिस, ये है शिश्न और इसमें होता, इसका नाम है जो है टैपोनोमा पैलिडम, इसमें शिश्न में घाव हो जाता है। अगला है हमारा विषाणु यानी वायरस द्वारा होने वाले रोग। अब हम वायरस द्वारा होने वाले रोग देखेंगे। एड्स पहला रोग है एड्स, इस प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC, इसका विषाणु का नाम है HIV, इसका लक्षण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। नेक्स्ट डेंगू ज्वर, संपूर्ण शरीर खासकर सिर, आंख एवं जोड़ में क्या होता है, तो ये है देखिए अरबो वायरस, इससे लक्षण है आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द। नेक्स्ट है पोलियो से प्रभावित अंग गला, रीढ़, नाड़ी, ये जो है इसमें विषाणु का नाम है पोलियो, लक्षण है ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसका नाम है मिक्सो वायरस, इसके लक्षण है गलशोथ, छींक या बेचैनी। नेक्स्ट है चेचक, प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, विषाणु का नाम है वेरियोला वायर, लक्षण है तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने आना। नेक्स्ट है छोटी माता, संपूर्ण शरीर, इसका वायरस है वेरिसेला वायर, हल्का बुखार, शरीर पर पित्तिकाएँ होती हैं। नेक्स्ट है गलशोथ, ये इससे प्रभावित अंग पैराथायराइड ग्रंथि, लक्षण है ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। नेक्स्ट है खसरा, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, विषाणु का नाम है मोरबिली वायर, शरीर पर लाल दाना हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा, प्रभावित अंग है आँख, इसमें क्या होता है आँख का लाल होना, आँखों में दर्द होना। फिर है हिपेटाइटी या पीलिया, ठीक है, ये है इससे प्रभावित अंग है यकृत, इसे पेशाब पीला, आँख का पीला, त्वचा पीला हो जाना, ये सब जो इसके लक्षण है पीलिया के। नेक्स्ट है रेबीज, इससे प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र, वायरस का नाम है रैप्डो वायरस, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है इसमें। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस, प्रभावित अंग है मस्तिष्क, लक्षण है तेज बुखार। अगला है हर्पीज, प्रभावित अंग है त्वचा, विषाणु का नाम है हर्पीज, त्वचा में सूजन हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, फफूंद द्वारा होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं। दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद आदि ये फफूंद द्वारा होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में होने वाले प्रमुख अनुवांशिक रोग कौन से। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या है, मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग हैं, जेनेटिकल रोग है, ठीक है। वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया। कीमोथेरेपी किसके उपचार में दी जाती है, आंसर है कैंसर के उपचार में। अस्थि कैंसर किसके कारण होता है, आंसर रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण। एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच में होता है, HIV वायरस।
HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV का पूरा नाम है। फिर एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। एड्स रोग किससे होता है? वायरस या विषाणु के द्वारा। डेंगू ज्वर किसके काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज के काटने से। पीलिया वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। अगला है BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमाटी ग्यूरिन। देखिए नेक्स्ट है DPT का पूरा नाम क्या है? तो डिप्थीरिया, फिर है पर्टूसिस और टेटनस, ये जो है DPT का पूरा नाम है। चलिए अब देखेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार। हम आविष्कार देखेंगे, आविष्कारक एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखिए पहला है विटामिन। विटामिन का आविष्कारक खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन B की खोज किसने की? मैकुलन ने। विटामिन D के आविष्कारक कौन है? हॉपकिंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन है? बॉम्समैन। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? हनीमैन। ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक कौन है? वाल्ट ललहिलेहल। प्रथम परख नली शिशु के आविष्कारक कौन है? एडवर्डस एवं स्टेप्टो। एंटीजन के आविष्कारक कौन है? लैंड स्टीनर। क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक कौन है? हैरिसन तथा सिम्सन। टेरामाइसिन के आविष्कारक कौन है? फिनेल। पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन है? जॉन ई साल्क। बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन है? ल्यूवेन हॉक। RNA के आविष्कारक कौन है? जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के आविष्कारक कौन है? रोनाल्ड रॉस। विटामिन A के आविष्कारक कौन है? मैकुलन। विटामिन C के आविष्कारक कौन है? होलकट। सल्फा ड्रग्स के आविष्कारक कौन है? डॉग मैंक। हृदय प्रत्यारोपण के आविष्कारक कौन है? क्रिश्चियन बार्नार्ड। लिंग हार्मोन के आविष्कारक कौन है? स्टेनाच। गर्भ निरोधक गोलियों के आविष्कारक कौन है? पिनकस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के आविष्कारक कौन है? आइन्यूक 1। इंसुलिन के आविष्कारक कौन है? बेटिंग। चेचक का टीका का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया के आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट कोच। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। BCG के आविष्कारक कौन है? यूरिन कालमेट। रक्त परिवर्तन के कौन है? कार्ल लैड स्टीनर। DNA के आविष्कारक कौन है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक। जेम्स वाटसन तथा क्रिक, ठीक है, ये DNA के आविष्कारक है, याद रखिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट जो है आपका लगभग 1 से 1.5 घंटे में मैंने कंप्लीट साइंस का, बायोलॉजी का आपको NCERT सार कराया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हुई क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 5000 ऑनलाइनर साइंस का क्वेश्चन भी है कंप्लीट, इसमें तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 49 रुपये मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैटिक जी के कंप्लीट PDF मिल जाएगा, ये भी 51 में, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन। कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। इसके अलावा लूसेंट GK है, सब कुछ नोट्स मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम चैनल के लिए अलग स्टूडेंट है, सब्सक्राइब करें चैनल को। और करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है फ्रेंड्स मिल जाएगा आपको, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक कंप्लीट अपडेटेड है ये। ऑल एग्जाम स्पेशल PDF नोट्स है, GK ब्रह्मास्त्र है, सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी सारी फ्री PDF फाइल भी हैं, पेड कोर्सेस अवेलेबल है। GK GS का संपूर्ण क्रैश कोर्स आप जरूर पढ़िए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है ऑल एग्जाम्स के लिए। मात्र 149 रुपये भी लिमिटेड ऑफर चल रहा है। जब रेट बढ़ जाएगा फिर आप लोग कमेंट करते सर रेट बढ़ा दिया आपने, इससे पहले सभी स्टूडेंट इसको बाय करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट में अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत की, काफ़ी जो है फ्रेंड्स मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, साथ में शेयर करें, घंटी बटन जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। सभी कमेंट रीड करता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। आपको एग्ज़ाम्स के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।